जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप लोग को दिखाई दे रही है रुक्मणी सार संग्रह का 27,000 प्रश्नों का संग्रह है। जो पूछे गए प्रश्नों का विषयवार संग्रह दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें रेलवे, SSC, BSSC, दरोगा, कांस्टेबल, BPSC सभी एग्जामों को लेकर विशेष आकर्षण इसमें दिया गया है। तो इसका हम लोग 4 भाग देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में पहला प्रश्न देखते हैं कि औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम पहली बार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये पहली बार 1951 ईस्वी में लागू किया गया था। यदि आप में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है तो एमपीसी का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका हिंदी होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। एक बार और सुन लीजिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होगा? तो एमपीसी का जो मान होगा 0 और 1 के बीच में होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये RBI के द्वारा किया जाता है, जिसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है, सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है। मौद्रिक नीति भी लागू यही करती है, RBI ही। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फर्म लंबे समय में लाभ कमाती है तो कैसा लाभ कमाएगी? तो ये सामान्य कमाएगी। चलिए अगला है कि एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मान सामान्यतः 1 से अधिक और 0 से कम होता है। तो 0 और 1 के बीच में हम इसको मान सकते हैं। और किसने कहा था कि अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है सार्वजनिक वित्त के मूल में निहित सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत है? तो इसको ह्यूग डाल्टन बोले थे। कौन बोले थे? ह्यूग डाल्टन। चलिए अगला प्रश्न है कि चर अनुपात के नियम के अनुसार जब किसी चर कारक की अतिरिक्त इकाइयों को निश्चित कारकों और प्रौद्योगिकी के एक निश्चित स्तर के साथ जोड़ा है तो चर कारक का सीमांत उत्पाद पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की समीक्षा के लिए भारत किस वर्ष में एनकेसी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ये 2016 में एनकेसी की अध्यक्षता में। और अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2022 में जारी अधिसूचना के अनुसार एनबीएफसी एमएफआई के लिए माइक्रो फाइनेंस ऋण संबंधी न्यूनतम आवश्यकता कुल अस्तिया कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 75%। चलिए अगला प्रश्न है कि अंधिमान वक्र की अवधारणा किस नियम पर आधारित है? अंधिमान वक्र की अवधारणा किस नियम पर आधारित है? तो ये ह्रासमान सीमांत के प्रतिस्थापन पर। चलिए अगला प्रश्न है कि बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय के दौरान सामने वाली कठिनाई क्या थी? तो मूल्य के उभयनिष्ठ मापदंड का अभाव। अगला प्रश्न है कि कौन सा इकाई भारत में साख नियंत्रण का कार्य करती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंधिमान वक्र में निम्न स्थिर होता है, क्या स्थिर होता है? तो ये उपयोगिता होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जून महीना में 28,000 वैकेंसी आने वाली है, जिसमें बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। आप लोग तैयार हो जाइए और पूरे जोश के साथ तैयारी कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो सरकार द्वारा जनता से लिया गया लोन, विदेशों और वहां की संस्थाओं से ली गई उधारी संपत्तियों का विनिवेश। परिवर्ती लागत का उदाहरण क्या है? तो परिवर्ती लागत का उदाहरण कच्चा माल है, पैकेजिंग, वितरण है। या इस बुक में हम लोग लगातार देख रहे हैं, ये नहीं है कि अच्छा टॉपिक को नहीं कवर कर रहे हैं। जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ये नहीं कि आज ये टॉपिक पढ़ लिए कल लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी फर्म के लिए परिवर्तन लागत है कमीशन, श्रम और पैकिंग। अगला प्रश्न है कि उत्पादन की सीमांत लागत कितने अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न है कि मुद्रा के कार्य क्या है? तो मूल्य के भंडार के रूप में उपयोग की जाती है, मूल्य के माप के रूप में उपयोग की जाती है।
अगला प्रश्न है कि भारत के किस अवधि के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? तो ये 1951 से 1956 ईस्वी में। और पंचवर्षीय योजना रूस देश से लिया गया था। और आर्थिक नियोजन क्वेश्चन पूछता है कि आर्थिक नियोजन किस देश से लिया गया था? तो आर्थिक नियोजन भी रूस के ही देश से लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 1951 ईस्वी में। और सरकार द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1969 ईस्वी में, इंदिरा गांधी के सरकार के समय। और बच गया 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोलते हैं, ने किसके संवर्धन हेतु जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किया था? तो यह प्राकृतिक खेती के लिए। और नाबार्ड का छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, बहुत बार पूछ जाता है कि नाबार्ड का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। और किसी फर्म के लिए स्थिर लागत का उदाहरण है रेंटल, लीज, बीमा, संपत्ति कर। और अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद जो होता है कुल उत्पाद भागा श्रम होता है। औसत उत्पाद जो होता है कुल उत्पाद में श्रम को भाग दे देंगे तो औसत उत्पाद हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि विस्तार के बाद आप आर्थिक संकुचन मंदी को क्या कहेंगे? तो इसको व्यापार चक्र बोलते हैं। विस्तार के बाद आप आर्थिक संकुचन मंदी को क्या बोलेंगे? व्यापार चक्र। और बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में कानून है जो भारत में बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम को किस वर्ष के बैंकिंग विनियमन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है? तो ये 2020। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करते हैं उतना ही अधिक असंतुष्ट होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसको ह्रास्यमान सीमांत उपभोक्ता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में सहायक थे? तो ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसको पीसी महालनोबिस बोलते हैं। पीसी फुल फॉर्म हम लोग शॉर्ट फॉर्म पढ़े हैं, पीसी महालनोबिस। चलिए अगला प्रश्न है कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों का वह न्यूनतम अंश है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। और एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है। और अप्रत्यक्ष करों या सब्सिडी के अभाव में अंतिम माल उत्पाद का कुल मूल्य उत्पादन के विभिन्न कारकों जैसे मजदूरों को पारिश्रमिक, पूंजी पर ब्याज, भूमि पर किराया आदि के बीच वितरित किया जाता है। और जो कुछ भी बेचा है वह उद्यमी द्वारा विनियोजित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। अगला है कि कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? तो यह बाघ है, टाइगर। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना जो थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी और पहला हेराल्ड डोमर के मॉडल पर। अगला प्रश्न है कि 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला देश का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कौन था? तो ये बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 का उद्देश्य किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात, जिसको जेईआर बोलते हैं, प्राप्त करना है? तो ये 2030 तक। और नई शिक्षा जो नीति है उसको कर्नाटक पहले राज्य अपनाया था। अगला है कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक कीमत निर्धारण पद्धति के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है जिसमें कंपनियां कई उत्पादों को एक साथ समूहित करती है और उन्हें इस कीमत पर बेचती है? उसको बंडल प्राइसिंग कब बोलते हैं। अगला है कि सुनिश्चित लागत क्या है? तो वह व्यवसाय चलाने के दौरान मजदूरी, किराया और सामान के लिए दूसरों पर किया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। सुनिश्चित लागत उसको बोलते हैं। यदि CRR आरक्षित नकदी निधि अनुपात 15% है तो मुद्रा गुणक का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा मुद्रा गुणक का मान 6.67%। चलिए अगला है कि वह कीमत जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको संतुलन कीमत बोलते हैं। यदि वह कीमत जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर है तो उसको संतुलन कीमत बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा के तहत स्वीकृत शिशु ऋण की सीमा क्या है? तो इसको 50,000 तक है। अगला है कि भारत में एकत्रित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो जो कब से किया जा रहा है? तो 1989 से 90 में एकत्रित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। और अगला प्रश्न है
कि नियोक्ताओं द्वारा उनके कर्मचारियों को किसी भी वित्तीय प्रतिपूर्ति के ऊपर उसके अतिरिक्त दी जाने वाली उपलब्धियां को क्या बोलते हैं, तो उनको अनुषंगी हित लाभ बोलते हैं। नियोक्ताओं द्वारा उनके कर्मचारियों को किसी भी वित्तीय प्रतिपूर्ति के ऊपर और उनके अतिरिक्त दी जाने वाली अनुलब्धियां पर्क्स को क्या बोलते हैं, तो अनुषंगी हित लाभ बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। SHGBLP बैंक लिंकेज प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, भारत में एक बैंक के नेतृत्व वाला माइक्रो फाइनेंस चैनल है जिसे किसके द्वारा शुरू किया गया, तो इसके नाबार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कौन सा भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है, तो ये सोनाली बैंक लिमिटेड। और कौन सा पूंजीगत प्राप्ति नहीं होती है, तो ऋण पर जो ब्याज होता है उसको पूंजीगत प्राप्ति नहीं बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे, तो कौन थे, तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। और अधिमान वक्र की प्रवणता किसके द्वारा मापी जाती है, तो प्रतिस्थापन के सीमांत दर से। अगला प्रश्न है कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने भारत में इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया, तो यह है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1975 ईस्वी में हुई थी, कोल इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म वित्त संस्थान क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा किस समिति का गठन किया गया है, तो YH मालेगाम समिति। सूक्ष्म वित्त संस्थानों क्षेत्रों में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा YH मालेगाम समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि अगले 25 साल तक भारत 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए केंद्रीय बजट 22-23 में कितनी प्राथमिकताओं के साथ विकास पर जोर दिया है, तो ये 4। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरण के मनोविज्ञान में संतुलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित अभिवृत्ति परिवर्तन का एक सिद्धांत है, तो यह है फ्रिट्ज हिचडर। और मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो यह विनिमय का एक माध्यम है। व्यापार का क्या अर्थ है, जो किसी देश द्वारा निर्यात एवं आयात किए जाने वाले माल एवं सेवाओं के प्रकार से है, तो संगठन। चलिए अगला प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को किस वर्ष में नियमित किया गया था, तो टाटा एंड आयरन एंड स्टील कंपनी को 1907 में। और भारत में जीडीपी की गणना के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करने और संकलित करने के लिए कौन सी एजेंसी विभिन्न संघीय और राज्य सरकारी एजेंसियों और विभागों के साथ समन्वय करती है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बैंक मॉडल की अवधारणा किसने दी, जिसने भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सृजन की प्रेरणा मिली, तो भारत में ग्रामीण बैंकों की मॉडल की अवधारणा मोहम्मद यूनुस दिए थे। कौन दिए थे, मोहम्मद यूनुस। और कौन सा भारत में असंरचनात्मक विकास की दृष्टि से ब्रिटिश शासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, तो रेलवे। और अर्थशास्त्र में कौन सा वक्र उल्टा यू आकार होता है, तो जो सीमांत उत्पाद वक्र होता है उल्टा यू आकार का होता है। और कोई भी फर्म समान उत्पाद के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूलती है, और कीमत निर्धारण की यह नीति क्या कहलाती है, इसको कीमत विभेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीमत विभेद। अगला प्रश्न है कि किसी गन्ना माल की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित माल की मांग में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में की जाती है, इसको क्या बोलते हैं, कि मांग की लोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मांग की लोच। अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया की मात्रा प्रतिष्ठित उद्यमी JRD टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना किए जाने के साथ कब शुरू किया गया, तो JRD टाटा के द्वारा 1932 में एयर इंडिया शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है, तो सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन होता है ये राजस्व व्यय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस बजट वर्ष से रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया और उसे अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया, तो 2017 में किया गया था, 17-18 में। और अलग किया गया था 1924 से 25 में एकवर्थ समिति के सिफारिश पर। किस पर, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। चलिए अगला देखते हैं। M3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति की माप की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो M3 बराबर CU प्लस DD प्लस वाणिज्यिक बैंकों की निवल सावधि जमा राशि। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार किया, तो ये 2011 में। और भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी, तो 2012 से 17 तक। और अगला प्रश्न है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको फिकी बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी, तो फिकी की स्थापना 1927 में हुआ था। कब हुआ था, 1927। और अंधिमान वक्रों का वह संग्रह है जो किसके विभिन्न स्तरों को निरूपित करता है, तो ये संतुष्टि को करता है। और
भारत में मुद्रा प्रणाली में किस बैंक का अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? तो इसको भारतीय रिजर्व आरबीआई को कहा जाता है। किसको? आरबीआई को। चलिए अगला देखते हैं कि जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत जिसे प्रत्येक बैंक को रिजर्व के रूप में रखना होता है क्या कहलाता है? तो उसको आरक्षित नकदी अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरक्षित नकदी निधि अनुपात। और भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और कारक आगामों की औसत लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ का क्या कहते हैं? उसको असामान्य लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असामान्य लाभ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में उपयोग फलनकुल उपभोग और किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? तो सकल राष्ट्रीय आय के बीच। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में कब पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट आर.के. शनमुखम सेठी किए थे। तो ये 26 नवंबर 1947 को किए थे। और अगला प्रश्न है कि भारत WTO का सदस्य कब से है? तो 1995 से है। भारत WTO का सदस्य कब से है? तो 1995 से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं WTO, जिसको पहले गेट के बोलते थे, GATT। अगला प्रश्न है किसी विकल्प के परिणाम स्वरूप सकल वित्तीय घाटे में वृद्धि होगी? तो ये राजस्व प्राप्तियों की कमी। और अगला प्रश्न है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियां की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है? तो जिसको उसको राजस्व घाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्व घाटा। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जिसे आमतौर पर 300 और 900 के बीच की संख्या को दर्शाता है? जिसको साख रेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साख रेटिंग बोलते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी कब से प्रभावी हुआ? तो 1 जनवरी 1949 में। 1 जनवरी 1949। और अर्थशास्त्र में गुणांक को आय में वृद्धि के अनुपात के किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो गुणांक को निवेश के रूप में। अगला प्रश्न है कि गैर कर राजस्व क्या है? तो गैर कर राजस्व है सरकार द्वारा करों के अलावा स्रोतों से अर्जित आवर्ती आय को गैर कर राजस्व कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल के नाम पर किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को। योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे DR गाडगिल के नाम पर किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को। और भारत में किस पंचवर्षीय योजना में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋण की अवधि के दौरान वाली ब्याज दरों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो उसको स्थिर दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर दर। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये PV नरसिम्हा राव थे। क्या थे? PV नरसिम्हा राव। कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सामान्य विज्ञान एवं कृषि। क्या है? सामान्य विज्ञान एवं कृषि। तो म्यूरिएटिक अम्ल, क्लोराइड, उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक, कपड़ा और रबर उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले यौगिक का दूसरा नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। देखिए इतना भारी प्रश्न है और आंसर इतना छोटा है, इसलिए आंसर से घबराना नहीं है दोस्तों, आराम से पढ़ना है और इसमें एक में पकड़ा जाएगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। और अब अगला प्रश्न है कि अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है? तो प्रति इकाई आयतन आयनों पर H2O प्लस और OH माइनस की सांद्रता में कमी आती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सब्जी में एंथोसाइनिक रसायन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला या हरा हो जाता है। तो ये कौन होता है? तो लाल पत्ता गोभी होता है। क्या होता है? लाल पत्ता गोभी। और वह ऐसी धातु जिनका परमाणु क्रमांक 3 है, बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हवा में जल्द संचारित हो जाती है, वो कौन सा है? तो लिथियम है, जिसका उपयोग मोबाइल के बैटरी में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला के मिलीपीड, स्प्रिंग टेल, वुडलाइट, गोबर मक्खिया और घोंघा शामिल है जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं के पोषण प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो अपरदहारी स्तर में होता है। प्राप्त करते हैं किस में करते हैं? तो खाद्य श्रृंखला के अपरदहारी स्तर में। और किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा की अर्ध द्रव्य प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन के बाह्य संचलन को सक्षम बनाती है? तो ये द्रव मोजेक मॉडल। क्या है? द्रव मोजेक मॉडल। अगला प्रश्न है कि एम्पियर बनता है, तो एम्पियर जो बनता है 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाह करेंगे तो 1 एम्पियर बनेगा। और अर्थ सारणी में अधातुओं का स्थान क्या है? तो दाईं तरफ है अधातुओं का स्थान।
और आइसोपेंटेन को क्या कहते हैं, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा, उसको आइसोपेंटेन बोलेंगे। 2 मिथाइल ब्यूटेन को आइसोपेंटेन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक 5 कार्बन वाले शाखित श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो 5 है तो C12H22 यानी CnH2n+2 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 2 12। और प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो सूत्र है n बराबर C/v में दर्शाया जाता है, जहाँ C निम्न में क्या है, प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की गति कितना होता है, तो 10 गुण 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोमेथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH3NO2 होता है। और एक प्रकार का ब्रायोफाइट जो कई वातावरण में रहता है और इनकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते और जड़ जैसे प्रकंद राइजोइड और पेरिस्टोम में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो फ्यूनेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूनेरिया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधे और फलों में विशेष रूप से गाजर और रंगीन सब्जियों में पाया जाने वाला लाल नारंगी वर्णक कौन सा है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है तथा हमारे मस्तिष्क, त्वचा, फेफड़ों और आंखों के लिए स्वास्थ्य के लाभदायक होता है, तो इसको बीटा कैरोटीन बोलते हैं, बीटा कैरोटीन। और साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए अकार्बनिक यौगिक का नाम क्या है, तो NaOCl है। अगला प्रश्न है कि खाद्य जल के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाला पहला अंग्रेजी पारिस्थितिकीविद कौन थे जिन्हें उन्हें संख्याओं का पिरामिड कहा जाता है, तो ये चार्ल्स एल्टन थे। कौन थे, खाद्य जाल के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाला पहला अंग्रेजी पारिस्थितिकीविद कौन थे जिन्हें संख्याओं का पिरामिड कहा जाता है, चार्ल्स एल्टन। कौन थे, चार्ल्स एल्टन। अगला प्रश्न है कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र CHCl3 है जिसका गलनांक 209 K है, तो क्या है, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस परीक्षण का उपयोग करके कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, तो इसको लैसन परीक्षण बोलते हैं। किस परीक्षण का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, तो इसको लैसन परीक्षण बोलते हैं, याद रखिएगा, लैसन परीक्षण। अगला प्रश्न है कि कौन सा समूह आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ कॉलम में है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन और टेनेसिन है, तो ये समूह 17। अगला प्रश्न है कि कौन सा कृत्रिम रंग कर्मक आहार पूरक सॉस, सूप और शोरबा, बेकरी, डेयरी वसा, तेल, समुद्री भोजन, मसालों, ब्रेथ फ्रेशन, मिठाई सुविधा वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं क्विनोलिन एलो। क्या बोलते हैं, क्विनोलिन एलो। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है, तो कैरेटिनाइड बोलता है, उसको मदद कौन करता है, कैरेटिनाइड। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कौन सा कोशिकांग या तो गुच्छे में या एकल के रूप में छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, तो ये राइबोसोम। कौन है, राइबोसोम। और लाल शैवाल में कायिक जनन होता है, एक खंडन से होता है, इसको फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में तपेदिक रोग कैसे फैलता है, तो ड्रॉपलेट बूंद संक्रमण से फैलता है तपेदिक। और आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसमें कोबाल्ट संबंधित है, तो ये आवर्त सारणी के समूह 9 में कोबाल्ट होता है। और विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी रोग का लक्षण नहीं है, तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है घाव, तो ये घाव ठीक नहीं होता है, इसमें ये लक्षण उसका नहीं है, ये विटामिन सी से होता है घाव ठीक। और धीमी गति से खाना पकाने की वह कौन सी प्रक्रिया है जो लगभग 320 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होती है और चीनी से पानी निकलती है और चीनी को मीठे, मज़ेदार या कड़वे स्वाद वाले जटिल बहुलक में विघटित कर देती है और इस प्रकार एक सुनहरे भूरे और गहरे भूरे रंग का उत्पादन तैयार करती है, तो यह है कैरामेलिनीकरण जिसको बोलते हैं, कैरामेलीकरण जिसको बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक गुण से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर बीच वाले तत्वों के गुणों का अनुमान है ये लगाया जा सकता है, तो यह त्रिक नियम दिया था, तो जोहान डोबे राइनर, याद रखिएगा त्रिक नियम यही दिया था, जोहान डोबे राइनर।
अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं, तो इसको क्षैतिज जो पंक्ति होगा उसको आवर्त बोलेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी धातु के कण 257 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, वो क्या है, Hg, पारा 80 होता है परमाणु संख्या। अगला प्रश्न है कि समुद्री भूरे और लाल शैवालों में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले जल धारण करने वाले यौगिकों को किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकोलाइट्स। और आदिम कशेरुकियों का एक समूह कौन सा है जिसमें एक बड़ा जबड़ा रहित चूसक मुख होता है, कोई हाथ पैर या युग्मित पंख नहीं होते हैं और एक साथी पृष्ठ रज्जु के साथ पूरी तरह से उपस्थित कंकाल होता है, तो यह है साइफ्लोएस्टोमेटा, जिसको बोलते हैं साइफ्लोएस्टोमेटा। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है, तो यह है गैलियम। कौन सा है, गैलियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का स्थान गैलियम ले लिया। और अमीबीय आकार की कोशिका को क्या कहते हैं, तो श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं, जिसको बोलते हैं WBC, अमीबीय आकार की कोशिका होता है। अगला प्रश्न है कि किस समूह में ऐसे तत्व शामिल है जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणुविक तत्व होते हैं, तो ये समूह 18 के तत्व हैं। और जी के रासायनिक नाम क्या है, तो ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम। चलिए अगला प्रश्न है कि जंतुओं के किस समूह के शरीर की दीवार वर्तुलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी तंतुओं दोनों से बनी होती है, जो एक नर्म कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है, जो एक एपिडर्मल एपिथेलियम द्वारा स्रावित होती है, उसको एनेलिडा बोलते हैं। एपिडर्मल एपिथेलियम द्वारा स्रावित होती है, एनेलिडा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जठरांत्र पद GIT ट्रैक द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और आंत्र पथ को भी स्वस्थ करता है, उसको फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जलीय पादपों और जंतुओं द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन का तरीका क्या है, जिसमें शरीर के तरल पदार्थों की परासरणी सांद्रता परिवेशी वायु और जल की परासरणी सांद्रता के साथ बदल जाती है, उसको संरूपण बोलते हैं। और 1869 में किसने नए शब्द इकोलॉजी का प्रतिपादन किया, जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है, तो हेकेल किया था। इकोलॉजी शब्द को हेकेल किया था, अर्नस्ट हेकेल। और आयोडीन की गंभीर कमी का एक संकेत है, गर्दन में सूजन हो जाता है। और खाद्य श्रृंखला का संबंध इससे नहीं है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर की ओर बढ़ता है। और दूध में पाए जाने वाला विटामिन कौन कौन है, तो A, B और D। और परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला 2n² में n किसको संदर्भित करता है, तो नाभिक से ली गई कक्षा की संख्या को। याद रखिएगा 2n² फॉर्मूला होता है। और रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली AA बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्टेज का होता है। कितना, 1.5 वोल्ट का। चलिए अगला है कि एथीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, तो इसको बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, एथीन। और 1926 में पदार्थ की असत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिक के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था 1926 में, तो है जीन बैप्टिस्ट पेरिन। और अगला प्रश्न देखते हैं कि शैवाल, कवक और पादप कोशिकाओं को कौन सी संरचनात्मक परत घेरे रहती है और इन्हें तन्य शक्ति प्रदान करती है, यांत्रिक और परासरणी तनाव से सुरक्षा प्रदान करती है, तो यह कोशिका भित्ति। और पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप में गतिमान रहते हैं, तो ये पदार्थ की गैस अवस्था है। ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, 5 अवस्था खोजा गया है। चौथा है प्लाज्मा, 5वां बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और अगला प्रश्न है कि सैंडियो कुल का एक बारहमासी मांसाहारी पादप कौन सा है, जो शिकार को आकर्षित करता है और आमतौर पर कीड़ों को फंसाता है और फिर उन्हें पादप एंजाइमों की मदद से विघटित कर देता है, तो यह है वीनस फ्लाई ट्रैप। और प्रति सेकंड 1 कूलम विद्युत धारा को दर्शाती है, एम्पियर। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों की पहचान की और दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज करके प्लॉटिजस्टन सिद्धांत का विरोध किया, तो यह है एंटोनी लेवाइजियर। कौन है, एंटोनी लेवाइजियर। और अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग मिली सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर तक की तरंगदैर्घ्य वाले विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है,
तो ये क्या है, रेडियो तरंग। और बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी तो परिपथ टूट जाने पर, बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी, परिपथ अगर टूट जाएगा तो बंद हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से पदार्थ होता है, तो इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। किससे, इल्मेनाइट। और सोलनम लाइकोपर्सिकम एल किस अत्यधिक खपत वाली सब्जी का वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखिएगा टमाटर का। सोलनम लाइकोपर्सिकम एल किस अत्यधिक खपत वाली सब्जी का वैज्ञानिक नाम है, तो सोलनम लाइकोपर्सिकम एल टमाटर का है। और थैलोफाइटा संभाग के पादप से बाहर निकाले गए विलयन होते हैं, ये होते हैं लिटमस विलयन जिसको बोलते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करती है जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के कितने क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है, तो ये हो जाएगा 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है वोल्टमीटर उन बिंदुओं में कैसे जोड़ा जाता है, तो ये समानांतर क्रम में होता है और श्रेणी क्रम में वोल्ट को जोड़ते हैं आमीटर को। अगला प्रश्न है कि नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है जो बेकिंग सोडा के साथ मिलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट बनाने के लिए अभिक्रिया करता है जिससे तरल में सनसनाहट और बुलबुले बनने की प्रक्रिया होती है, तो ये होता है नींबू में साइट्रिक अम्ल। क्या होता है, साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि एक संतुलित आहार सभी पहलुओं का ध्यान रखता है सिवाय एक पहलू के, तो यह स्वस्थ दिमाग को बढ़ावा देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका जीवद्रव्य में वह बड़ा दोहरी झिल्ली बद्ध कोशिकांग कौन सा है जो कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं जो अनुवांशिकी सामग्री ग्रहण करते हैं, तो ये केंद्रक होते हैं। और अगला प्रश्न है कि भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है, तो भूरे शैवाल में भोजन का जो भंडारण होता है ये जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो कि लैमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में भंडारण होता है। और एक संवाहक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब प्रवाहित होती है, तो सिर्फ यदि विद्युत विभव के अंतर हो तब। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रवाहित होते हैं, इसके बारे में किस परिस्थिति के बाद एक शोध ने क्रांतिकारी नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान की है, तो यह है रेमंडल एल लिंडमैन। कौन है, रेमंडल एल लिंडमैन। चलिए अगला प्रश्न है जो 10% का जो नियम था श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में, ये लिंडमैन ही दिए थे। अगला प्रश्न है कि केवल प्रोकैरियोटिक्स में अद्वितीय रूप में पाया जाता है, तो ये मीसोजोम में पाया जाता है। और जानवरों की कोशिकाओं में कौन झिल्ली से बंधे कोशिका अंग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं, तो ये रिक्तिका होते हैं। कौन होते हैं, रिक्तिका। और उस पादप की पहचान करें जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन दिखाता है जो कि कांटों में बदल जाती है, तो ये नागफनी। कौन है, नागफनी। और हमारे शरीर में चयापचय प्रतिक्रिया किसके द्वारा की जाती है, तो ये प्रोटीन्स के द्वारा की जाती है। और कुछ खाद्य पदार्थों मुख्य रूप से फलों और सब्जियों में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है जिसके कारण भोजन का रंग भूरा पड़ जाता है, तो यह है पेरोक्सीडेज है। कौन है, पेरोक्सीडेज। और केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले कौन है, तो एक केंद्रक और झिल्ली पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस तत्व के नाम की व्युत्पत्ति एक एंग्लो सैक्सन शब्द से हुई है जिसका प्रतीक लैटिन शब्द ऑरम है, तो यह है सोना, AU। और एजी चांदी, अर्जेंटीनम जिसको बोलते हैं। और 1:1:2 के अनुपात में पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फेट आयनों के से बना कौन सा धातु, सल्फेट एक मंदक क्षण, रिटार्डेट तीक्ष्ण, मोर्डेंट और स्तंभक एस्ट्रीजेंट की भूमिका निभाता है, तो ये पोटासियम जिसको बोलते हैं। और ड्राई आइस, माउथ बॉल्स, आयोडीन क्रिस्टल और जिंक युक्त यौगिक किस विधि से बना एक तरल बने ठोस के गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो यह है ऊध्र्वपातन, सब्लिमेशन। अगला है कि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस किसका सामान्य नाम है, तो यह है गाजर खास का। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस किसका सामान्य नाम है, तो यह गाजर खास का है। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया जिससे यह पता लगा कि नाभिक जो परमाणु के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन क्रोड है के चलते प्रकीर्णन होता है, तो ये 1911 ईस्वी में। और हमारे शरीर के अंदर अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए कौन सी तकनीक एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है, तो यह है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको बोलते हैं MRI स्कैन जो होता है ना, MRI होता है मैग्नेटिक
रेजोनेंस इमेजिंग होता है। और पीएच में पी किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये प्रोटेंज के लिए होता है, प्रोटेंज के लिए। और वस्तु के ऊपर से नीचे उठना, रूप से गिरना आदि किस गति का उदाहरण है, तो ये रुजुरेखीय गति का उदाहरण है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए।